Hello and welcome to the lecture of News Academy of Commerce and Maths. This will be our second lecture of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. This lecture is specially for the CMA final students and also for the CA and CA students as well. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को डिटेल में देखे थे। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने बात की थी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के अंदर में क्या क्या आ रहे थे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो ये एक्ट कब एप्लीकेबल हो, कब से एप्लीकेबल हुआ, कहाँ पर एप्लीकेबल हुआ, इंडिया पूरे इंडिया में होता है कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में होता है कि नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में समझी थी। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बाद सब सेकंड चीज आप लोगों ने क्या देखा था, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बाद चार्ट देखे थे आप लोग, ठीक है। चार्ट के थ्रू अपन समझे थे कि कौन से सिचुएशन में ये इनिशिएट होगा, कौन कौन इनिशिएट कर सकता है, कब कब इनिशिएट हो सकता है, किसको अप्लाई किया जाएगा और कितने कितने डेज होंगे, किन सारी चीजों पे ऑब्लिगेशंस हैं, कहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीजों को चार्ट के थ्रू आप लोगों ने समझा था। चार्ट के बाद जो आप लोगों ने देखा था वो शायद था किसके ऊपर, फास्ट ट्रैक इशू। तो थर्ड पॉइंट आप लोगों ने समझा था फास्ट ट्रैक इशू के ऊपर, फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी। Okay, and the last one was voluntary liquidation. So ये हमारे चार टॉपिक्स थे जिसको अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में अगर आप लोगों को एक रिव्यू देखें तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में देखे थे कि वो कब एप्लीकेबल हुआ, कहाँ पर एप्लीकेबल हुआ। अपन लोग देखे थे कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 3 बिलोंग करता है किससे, पार्ट 3 बिलोंग करता है पार्टनरशिप फर्म से एंड इंडिविजुअल से, जो कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होगी। और पार्ट 3 हमारे कोर्स के अंदर नहीं था, इसलिए अपन उसको डिटेल में आगे नहीं देखे। पार्ट 3 जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल होता है, कवर होता है, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अदर देन दैट अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एप्लीकेबल होगा इन द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और क्या देखे थे आप लोगों ने, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड आईबीबीआई क्या होता है, आईयू क्या होता है। आईबीबीआई मींस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इसके बाद एनसीएलटी कौन होता है, डीआरटी कौन होता है। एनसीएलटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे एप्लीकेबल होगा एंड डीआरटी और डीआरएटी जो है वो इंडिविजुअल और जजेस पार्ट 3 के अंदर कवर होगा। तो ये सारी चीजें अपन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में देखे थे, चार्ट में देखे थे कि कौन कौन इनिशिएट कर सकता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर कर सकता है, फाइनेंशियल लिक्विडेटर कर सकता है एंड कॉर्पोरेट डेटर कर सकता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर वो होते हैं जिन्होंने हमें कुछ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ उधारी दी हुई है बट इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विस। और फाइनेंशियल लिक्विडेटर्स कौन होते हैं, फाइनेंशियल लिक्विडेटर्स वो होते हैं जिन लोगों ने हमें उधारी दी है इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है, खुद वो कंपनी जिसके ऊपर ऑब्लिगेशंस आए हुए हैं अंडर द आईबीसी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ साथ आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के बारे में जो देखे थे, इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं आईपीए के थ्रू मेंबरशिप लेनी होती है और आईबीबीआई के अंडर में रजिस्टर्ड होना होता है। आईपीए कौन होते थे, इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल एजेंसी होती है। इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल एजेंसी को जो है वो आईबीबीआई के अंदर में रजिस्टर्ड होना होता है। तो ये चीजें अपन लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखी थी, लास्ट लेक्चर्स में समझी थी। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी भी था और वॉलंटरी लिक्विडेशन भी था। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन के ऊपर अपन लोगों ने लास्ट टॉपिक में एक चीज जो देखी थी वो था क्लेम, जो प्रोसीजरल क्लेम था कि कौन किसको क्लेम पहले दिया जाएगा, किसका क्लेम बाद में होगा, कौन सीक्वेंस में होगा। उसके अंदर अपन लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट देखा था जो सेक्शन नंबर 52 के ऊपर था। सेक्शन नंबर 52 को अपन डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि आज के प्रैक्टिकल टॉपिक में हमारा वो उसके ऊपर का वो क्वेश्चन कवर हो। ओके, तो उसमें क्या था अपना सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोगों को पेमेंट करना है तो सबसे पहले पेमेंट करते थे अपन लोग उन क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं जो हमारे लिक्विडेटर होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे। सॉरी, बिफोर दैट हम लोग को सेक्शन 52 देखना होगा। 52 में क्या था कि अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है, 52 से कब एक्टिवेट होगा, जब हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात कर रहे होंगे तब। अगर हमारे कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास कोई एसेट रखे हुए हैं तो उस कंडीशन में हमारा कोई अगर कोई एसेट है हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास, तो उनके पास दो ऑप्शंस होंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कि या तो वो एसेट को खुद बेचें और अपने मनी को रिकवर करें, या तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो अमाउंट लिक्विडेटर को दे दे।
अगर उन लोगों ने लिक्विडेटर को दिया तो लिक्विडेटर उनके एसेट को सेल करेंगे एंड उनको पे ऑफ करेंगे। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये था कि अगर लिक्विडेटर देता है तो उनको कैटेगरी 2 में रखा जाएगा, मतलब आफ्टर पेइंग द ऑल लायबिलिटीज ऑफ लिक्विडेशन। और अगर उन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हम लोग खुद पे करें, खुद बेचेंगे एंड अपनी मनी को रिकवर करेंगे, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर खुद बेचते हैं एंड अपने मनी को रिकवर करने की बात करते हैं और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत लायबिलिटी उनकी बच जाती है, तो वैसे कंडीशन में हमें उनको 5th कैटेगरी में रखना होगा। ओके, इनके बाद सेकंड कैटेगरी में, अच्छा अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो सबसे पहले था लिक्विडेटर्स और उनके जो क्लेमिंग होती हैं या फिर उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। सेकंड कैटेगरी में था यही सेक्शन 52, अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिलिंक्विश नहीं करते हैं और हम लोगों ने लिक्विडेटर को अगर बोला है कि आप हमारे एसेट को बेचो और हमें रिकवर करके दो, तो ऐसे कंडीशन में हमारी रैंकिंग 2 होगी और साथ ही साथ हमारे वेजेस होंगे जो कि 24 मंथ्स तक बिलोंग करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज की सैलरी देखी जाती है और जिसको हम लोग 12 मंथ्स तक का बिलोंग करते हैं कि 12 मंथ्स तक की कैटेगरी को सेकंड के थर्ड कैटेगरी में रखा जाएगा और इसी सीक्वेंस में आगे अपने टॉपिक्स थे। तो मेन इंपॉर्टेंट अपना सेक्शन 52 से बिलोंग करता है क्योंकि यहीं पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। और रैंकिंग नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर हम लोग दो चीजों को एक साथ रखते हैं। किसको किसको एक साथ रखते हैं? जो सिक्योर्ड लायबिलिटी होगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे वो, और वेजेस, ये दोनों को कंबाइन करके प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर में उनका पेमेंट किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ सीक्वेंस होंगी जिसको हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत हमें शेयर करना होगा। सो आज के लेक्चर में अपन लोग इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक में अपन लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख नहीं पाए थे क्योंकि वो हमारा लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया था और एक ही लेक्चर में सब कुछ एडजस्ट करना थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता और कंफ्यूजिंग भी हो जाता। सो दैट्स वाई होप सो कि आपने लास्ट लेक्चर को देखा होगा एंड उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर उसको सब कुछ समझ में आ चुका है तो हम लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इजीली और थोड़ा जल्दी कवर हो सकता है। तो अपन लोगों के पास कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जरूरी नहीं है अपन सारे क्वेश्चंस देखेंगे, अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस को स्किप भी करेंगे जो कि एकदम कॉमन होंगे जिसको आप इजीली रीड करके कवर कर सकते हो। तो इस चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन, सॉरी इस चैप्टर का, इस लेक्चर का जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो डेटाज होंगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। So let's start with the practical problems of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So we are going to start now the practical problems related to the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. अपन लोगों ने एक चीज और समझी थी इसमें कि ये एक एक्ट नहीं है, ये एक कोड है, ठीक है, जिसका रीजन भी अपन लोगों ने समझ लिया था लास्ट चैप्टर में। कुछ अपने अभी यहाँ पर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो केस स्टडी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो अपन लोगों ने इस चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस अपने थ्योरी बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो अपन लोग समझते हैं। अच्छा, इसके बारे में अब डिटेल थोड़ा सा दिया हुआ है फिर से, जो क्योंकि रिव्यू कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब कहाँ कैसे किस तरीके से, कहाँ से लोकसभा से कब पास हुआ, राज्यसभा से कब पास हुआ एंड प्रेसिडेंट के थ्रू कब एसेंट लिया गया एंड जो भी है, ये सारी चीजें आप एक बार कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अपन उसकी डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि वो अपन ऑलरेडी कब पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, when will the provision of insolvency and liquidation of corporate person be applicable on a corporate person? corporate person जो होगा वो, उसके ऊपर ये इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन का जो प्रोविजन है वो उनके ऊपर कब एप्लीकेबल होगा। ओके, द प्रोविजन relating to the insolvency and liquidation of corporate debtor shall be applicable only when the amount of default is 1 lakh। अपन जो देखे थे सेक्शन नंबर 4, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 के थ्रू अपन लोगों ने समझा था कि ये टॉपिक सिर्फ तभी इनिशिएट होगा, तभी ट्रिगर होगा जब ये अमाउंट 1 लाख या उसके ऊपर होगा। तो ये जो आप यहाँ पर एडिशनल लिख सकते हैं अपन लोग कि ये किसके बेसिस पे होता है, तो एज पर सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो ये जो हम लोग का प्रोविजन है, ये पूरा आईबीसी का प्रोविजन है, कब इनिशिएट होगा, तो तभी इनिशिएट होगा जब हमारा जो डिफॉल्ट होगा कितने ऊपर से हो, कितना और कितने के ऊपर हो सकता है, 1 लाख और मोर। और ये जो भी होगा ये किसके बेसिस पे होना चाहिए, मतलब सॉरी एज पर सेक्शन ऑफ व्हाट, विच सेक्शन, ये होगा सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये राइट किसके पास होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। जो अपन पढ़ने वाले हैं वो राइट इज अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक राइट है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू कि इस 1 लाख के लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दे, 1 करोड़ कर दे।
इट मीन्स कि अगर 1 लाख के अमाउंट होने से अगर हमारे केसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो इट इज पॉसिबल दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये प्रोवाइड कर दे कि अब वो 1 लाख लिमिट 1 करोड़ की हो चुकी होगी और 1 लाख पे नहीं। बट अभी जब बात करें कि अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी तो इससे कुछ इंक्रीज नहीं किया गया, बस नोटिफिकेशन तो बताया गया कि ऐसा इंक्रीमेंट हो सकता है। तो हम लोग का जो अमाउंट होगा वो कितना क्रिएट किया जा सकता है, तो 1 लाख प्लस 1 करोड़ तक जा चुका हो सकता है। ठीक है, अभी कितना होगा तो 1 लाख रुपीज का अमाउंट होगा। Second question is about the financial creditors. What is the insolvency process for financial creditors? देखो अपन लोगों ने सेक्शन 7 के थ्रू कुछ सीक्वेंस देखा था कि किस सिचुएशन में हम लोगों का फाइनेंशियल क्रेडिटर जो होगा वो डिफॉल्ट होने के बाद अप्लाई कर सकता है। अप्लाई किसको कर सकता है? एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। तो क्या क्या सिचुएशन होगी वो हमें यहाँ पर समझाना है। तो मैं पढ़ के नहीं समझा रहा, मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूं वही सेक्शन नंबर 7 को, तो आप उसके बेसिस पे इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा। सेक्शन नंबर 7 के अंदर क्या था? फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है। किसको कर सकता है? तो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर कब अप्लाई कर सकता है? जब वो अमाउंट डिफॉल्ट होगा, और वो अमाउंट कितने से ऊपर होगा? एज पर सेक्शन नंबर 4 वो 1 लाख या उससे ऊपर का डिफॉल्ट होगा। अब डिफॉल्ट होगा, वो पेमेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए था? तो अपन नोटिस भेजेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आईआरपी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो एक क्या बोलेंगे, हम लोग सजेस्ट करेंगे कि हम लोगों का आईआरपी कौन होगा और क्या होगा, कैसा कैसा होगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड किया जाएगा? एनसीएलटी को हम लोग ये एप्लीकेशन के साथ फाइल करके देंगे। ठीक है, उसके बाद अब एप्लीकेशन लेने के बाद किसका काम होगा? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज एनसीएलटी का काम होगा कि हम लोगों को उसके ऊपर क्या क्या कैसे कैसे एडजस्ट करना है। अगर वो आईआरपी को भी एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या नया आईआरपी भेजना है, वो कंपनी को किसके ऊपर डिपेंड होगा? आईआरपी एनसीएलटी के ऊपर में बेस्ड होगा। अच्छा, एक बार पढ़ लेते हैं। अ फाइनेंशियल क्रेडिटर अदर इटसेल्फ और अलोंग विद द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, मतलब अपने एग्जांपल भी देखे थे, एसबीआई के साथ अदर बैंक्स भी हो सकते हैं। तो उस फाइनेंशियल क्रेडिटर सिंगली और जॉइंटली, वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। फाइनेंशियल क्रेडिटर अदर इटसेल्फ singly or along with the other financial creditors or jointly may lodge an application before the adjudicating authority, that is NCLT, for initiating corporate insolvency process। और अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया था तो वो क्या स्टार्ट हो जाता है? CIRP 180 डेज का CIRP स्टार्ट हो जाता था। तो ये उसी बात हो रही है, CIRP, corporate insolvency and resolution process against a corporate debtor who commits a default in the payment of its due and which shall be 1 लाख रुपीज और मोर। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर 4 वो आप अपनी मर्जी से अपन ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग को ये सारे सेक्शंस याद है, वो अमाउंट याद है, तो हम लोग उस क्वेश्चन सॉल्यूशन में, आंसर में वो चीजें अपन ऐड कर सकेंगे। द फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन गिव्स एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट होगा उसका भी एविडेंस देना पड़ेगा। कमिटेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, ही शैल आल्सो गिव द नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये भी नाम सजेस्ट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट पैरा इज where the adjudicating authority is satisfied that the default has occurred and the application by the financial creditor is complete and there is no discrepancy, this disciplinary proceeding pending against the IRP, जो हम लोगों ने सजेस्ट किया था उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी पेंडिंग अभी तक के प्रोसीडिंग बची हुई नहीं है, इट मे एडमिट सच एप्लीकेशन मेड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जो एप्लीकेशन बनाया के दिया है, एप्लीकेशन फाइल किया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज द एप्लीकेशन में बी rejected and that should have also be done within 14 days, that is 14 days। ठीक है, हम लोग अपन इसको समझ पढ़े थे कि कितने दिन के अंदर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, जो भी करना है वो कितने दिन के अंदर करना होगा। तो 14 दिन के 14 डेज के अंदर में इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना होगा। हाउएवर द एप्लीकेंट में रेक्टिफाई द डिफेक्ट। अच्छा, अपन उसके बाद देखे थे कि अगर रिजेक्ट किया जाता है तो आपके पास कितने डेज होंगे? अगले 7 डेज होंगे, आप उसको रेक्टिफाई करके फाइल कर सकते हो किसे? तो वापस एनसीएलटी को फाइल कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर था किसके लिए? फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए। ठीक है, व्हाट इज द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशन फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर? तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस था, सारा प्रोसीजर वैसे का वैसा ही था, बस एक डॉक्यूमेंटेशन और एक हल्का सा प्रोसेस अपना ऐड हो चुका था। प्रायर टू मेकिंग, बिफोर टू मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी, हम लोग के पास एक और काम होता है कि हम लोग एक डिमांड नोटिस भेजें। किसको? तो कॉर्पोरेट डेटर को। और उसका वेट हमें कितने दिन के लिए करना होगा? 10 डेज के लिए वेट करना होगा। 10 दिन का वेट हो गया है और उसके अभी भी हम लोग के पास कोई भी एप्लीकेशन का रिफॉर्म नहीं आया, हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास में नहीं आया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अब एनसीएलटी के पास जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो एडिशन करना है ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से, अदरवाइज सारा का सारा आंसर वो सेम टू सेम हो सकता है। अब यहाँ पर में एक और चीज ऐड हो सकती है कि डॉक्यूमेंटेशन में जो सारे इन्फॉर्मेशन वहां सबमिट कर रहे थे, यहाँ पर भी प्लस एक डिमांड नोटिस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर में ये है कि हम लोग को यहाँ पर आईआरपी के नाम का सजेशन नहीं करना होता, क्योंकि अपन देखे थे कि लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके थे कि सजेशन ओपी के केस में, ऑपरेशनल ओडी के केस में, हम उसी के केस में भेजना नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑफ फॉर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। अब ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मतलब कंपनी के लिए कोड सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से जो आप लोग पढ़े थे, तो ये उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो अपन इसको यहाँ पर अभी रीड नहीं करें, आप उसको पढ़ लेना। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्रिएटिव इंडिया लिमिटेड ओज अ सम ऑफ रुपीज 2,80,000 टू एस, ठीक है। हु असाइन दिस डेब्ट टू हिज टू क्रेडिटर, एक क्रेडिटर होगा हमारा मिस्टर आर टू द एक्सटेंट ऑफ 1,40,000 एंड टू द मिस्टर एम दैट इज टू द एक्सटेंट ऑफ 1,40,000। अच्छा, तो 1,40,000 एम के नाम की उधारी है एंड 1,40,000 आर के नाम की उधारी है, और जो हम लोगों ने उधारी किसको दी हुई है, तो क्रिएटिव इंडिया को दी हुई है 2,80,000। अब मिस्टर एम मेक्स अ डिमांड फॉर हिज मनी फ्रॉम कंपनी बाय गिविंग अ लीगल नोटिस। अब हम लोगों ने लीगल नोटिस देते हुए, मिस्टर एम ने लीगल नोटिस दिए हमें, और हमें हमारे पैसे वापस उसके अपने पैसे वापस मांगे। द कंपनी कुड नॉट मीट मिस्टर एम्स डिमांड और अदरवाइज सेटिस्फाई हिम टिल द एक्सपायरी ऑफ 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस। तो नोटिस मांगा गया, लेकिन हम लोगों ने कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। अब ऐसे कंडीशन में मिस्टर एम देयरफॉर मूव्स टू एनसीएलटी। अब मिस्टर एम ने किसको अपील की, एनसीएलटी को अपील की एज पर आईबीसी with an application for initiation of insolvency and bankruptcy code 2016. Decide whether an application filed by the Mr. M can be accepted by the NCLT or not. Yes. अच्छा, अब यहाँ पर मैं देखना है कि ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है या फाइनेंशियल क्रेडिटर है। यहाँ पर मैं 10 दिन का डिमांड नोटिस देना जरूरी था या नहीं था, तो हम लोगों को कुछ चीजों को यहाँ पर में ध्यान देना जरूरी होगा। तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है कि ऑपरेशन क्रेडिटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि इसने अमाउंट दिया है मनी में, इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो भी दर दी है इज इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो क्योंकि अमाउंट मनी का था, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, तो यहाँ पर 10 दिन का डिमांड नोटिस देना जरूरी नहीं है। और ये अमाउंट 1 लाख रुपीज से ऊपर है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि ये यहाँ पर में ट्रिगर हो सकता है। तो एज पर सेक्शन 4, क्योंकि ये अमाउंट 1 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो ये अमाउंट यहाँ पर में एक्सीड होने के कारण ये टॉपिक यहाँ ट्रिगर हो सकता है, एंड ही इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर, सो ही कैन easily file an application to the NCLT, but before obviously he need to apply with the documentation fixing with an application। तो एप्लीकेशन के साथ इसको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो अपन ऑलरेडी इसके पहले देख चुके हैं। तो बस अच्छा, बस एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर मैं मिस्टर एम के साथ साथ मिस्टर दूसरा कौन था, मिस्टर आर अप्लाई कर सकता है। मिस्टर आर यहाँ अप्लाई कर सकता है कि नहीं, उसके लिए देखना पड़ेगा कि उसका अमाउंट डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं। क्योंकि मिस्टर आर ने मांगा और मिस्टर आर का अमाउंट पे हो चुका होगा, तो मिस्टर आर का डिफॉल्ट, आर के ऊपर डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो मिस्टर आर यहाँ पर मैं एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोगों ने जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में थ्योरी पढ़ी थी सेक्शन 7 के अंदर, तो जब तक आपका अमाउंट डिफॉल्ट नहीं होगा, आप सिंगली और ज्वाइंटली कैसे भी आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट आते हैं और मिस्टर आर के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि क्या मिस्टर आर अप्लाई कर सकता है, तो फिर आर का डिटेल यस और नो में नहीं होगा, तो हम लोग उसका डिटेल जो देंगे, आंसरिंग जो करेंगे वो करेंगे। मिस्टर आर का एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, ऑन द कंडीशन दैट हिज अमाउंट इज स्टिल इन डिफॉल्ट और नॉट। मिस्टर आर ने डिमांड ही नहीं किया, तो हो सकता है डिफॉल्ट की बात ही ना आए, क्योंकि हमारे एस के पास में एक ऑप्शन हो सकता है कि उसने पर्सन ने हमें मांगा ही नहीं, तो हमने अभी तक के पे नहीं किया, तो इसे हम लोग डिफॉल्ट नहीं मांग सकते। तो यहाँ पर में आंसर कुछ भी हो सकता है। सो वी शुड नीड, तो मतलब हम लोग को सही तरीके से समझना होगा क्वेश्चन को, एंड देन उसके बारे में आंसर करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिंसिपल on the basis of which insolvency professional agency is enrolled and regulate the insolvency professionals as its member in accordance with the IBC 2016। IPA तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि IPA कौन होते हैं। IPA एक ऐसे पर्सन होते हैं जो एनरोल होते हैं किसके अंदर में, रेगुलेट होते हैं किसके अंदर में, तो IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में इन लोग रजिस्टर्ड होना है। और ये सारी जो भी प्रोसेस है, इसको प्रिंसिपल्स होंगे, ये आप इसको ये याद करने वाला, इसमें समझाने वाली चीजें कुछ भी नहीं है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन आप नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो समझाने जैसी है ही नहीं, तो अपन उसको वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ये भी शायद थोड़ा याद करने वाला है। MF कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक्सेप्टेड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट फ्रॉम JS फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। MF कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, अपन इसके ऊपर में थ्योरी पढ़ चुके हैं कि NBFC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं उनके ऊपर में IBC एप्लीकेबल होता ही नहीं है। बट NBFC अगर सर्विस सेक्टर में है ही नहीं, फाइनेंशियल सर्विस में ही नहीं होगी, तो ऐसे कंडीशन में NBFC के ऊपर ही एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए ये एनबीएफसी का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। भले ही ये इजी होगा लेकिन इसको आप एक बार रीड कर लेना अगर मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो भी। तो एमएफ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक्सेप्टेड द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट फ्रॉम जेएस फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। MF Capital Private Limited is a non-banking financial corporation या company which obtained a certificate from Reserve Bank of India for carrying on the business of providing financial service. Okay, as there was a default in repayment of deposit, JS Financial Service Private Limited filed an application with the NCLT under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Examine the validity of the application. तो यहाँ पर जो NBFC है हमारी, ये एनबीएफसी है और ये जो जिस बैंक की बात कर रहे हैं दैट इज एमएफ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड इज एनबीएफसी, तो ये हमारा फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी कवर होती है। सो क्योंकि ये यहाँ पर एनबीएफसी है और सेकंड पॉइंट इज फाइनेंशियल सर्विस का इन लोगों ने सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करके रखा हुआ है, तो क्योंकि इन लोगों ने फाइनेंशियल सर्विस भी है और एनबीएफसी भी है, तो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अपन इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हम लोग का अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर होते हैं तो उनके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होता हमारा सेक्शन नंबर 7। तो भले ही ये फाइनेंशियल सेक्टर है क्योंकि अमाउंट मनी से रिलेटेड है, देन ऑल्सो यहाँ पर में ये चैप्टर ट्रिगर नहीं होगा भले ही अमाउंट कितना भी हाई हो। देखो क्वेश्चन में अमाउंट दे करके हमें कंफ्यूज करने की बहुत सोचेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, बट द मेजर पॉइंट इज क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस है तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर में डिटेल में दिया हुआ है कि एज पर सेक्शन नंबर 2 क्या था कि कौन कौन एप्लीकेबल होगा, किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कौन कौन से पर्सन होंगे इन्वॉल्व, तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला करके कौन से पर्सन होते हैं, तो ये सारे पर्सन थे। तो ये चीज पूरा रीड नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात समझ लो कि एनबीएफसी अगर फाइनेंशियल सर्विस के नहीं होते तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होता, बट अब ये फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर है तो इनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। और यहाँ पर मैं आईबीसी के ऊपर अगर क्लेम किया है, ठीक, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अच्छा, किया है तो इसलिए यहाँ पर वैलिडिटी की बात की गई है। तो क्वेश्चन पूछा है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ, हमने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और नॉट। तो हम लोग एप्लीकेशन फाइल ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल सर्विस से बिलोंग करते हैं। ओके, बस इतना सही था ये सॉल्यूशन, एक बार इसको रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं अपन। व्हाट ऑर्डर शैल बी पास्ड बाय द एनसीएलटी इफ रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एनसीएलटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोसेस। अच्छा, अब वो कौन से ऑर्डर पास कर सकते हैं एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान क्या था हम लोग देखे थे कि एप्लीकेंट आरपी जो होगा हमारा, आरपी हमें एक सीआईएम बना करके देगा, ठीक है, करिकुलम बना करके देगा मेमोरेंडम का। अब वो हमें करिकुलम बनाने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आएंगे, किसके पास आएंगे, तो एप्लीकेंट के पास आएंगे। एप्लीकेंट उसके बेसिस पे क्या बनाता था, रिजोल्यूशन प्लान बनाता था। रिजोल्यूशन प्लान को हमें सबसे पहले अटेस्टेड कराना होता था, परमिशन लेनी होती थी कंपटीशन एक्ट से पहले। कंपटीशन एक्ट से परमिशन मिलने के बाद हम लोग उसको क्रेडिटर में सीओसी में भेजते थे। सीओसी उसका अप्रूवल के साथ 66% के अप्रूवल के साथ किसे सबमिट करता था, फिर जो आगे प्रोसेस होता था एनसीएलटी के पास भेजता था, फिर एनसीएलटी का काम होता था। अब वो एनसीएलटी का काम क्या है, एनसीएलटी क्या करेगी, यहाँ पर पूछा जाएगा कि व्हाट ऑर्डर शैल बी पास बाय द एनसीएलटी। एनसीएलटी का क्या ऑर्डर हो सकता है इफ आरपी सबमिटेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने वाया किसी के थ्रू अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है टू द एनसीएलटी after the expiry of insolvency resolution professional process, but the main point is after the expiry of insolvency resolution process। तो ऐसे कंडीशन पे वो क्या ऑर्डर देगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एज पर सेक्शन 33 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 where the adjudicating authority does not receive resolution plan within 180 days, ठीक, अपन लोग पढ़ते हैं कि 180 डेज के अंदर होना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन में बोला गया कि 180 डेज के अंदर नहीं हुआ तो क्या, ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड फॉलोइंग शैल बी द कंसीक्वेंसेस। अब कंसीक्वेंसेस क्या क्या होंगे, पहला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब हमारे लिए एनसीएलटी हो गए। एनसीएलटी shall pass an order requiring the corporate debtor to be liquidated in the manner as laid down in chapter number 3 of part 2 of the code, ठीक है। क्वेश्चन जब अपन लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तब रिजोल्यूशन प्लान का पास होने के ऊपर लिखा था कि एनसीएलटी ऑर्डर में एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है।
जब नहीं करती है तो अपन उसे कुछ कंसिक्वेंसेस देखे थे, तो वही कंसिक्वेंसेस के ऊपर यहाँ पर हमें आंसर करना है कि कौन से कंसिक्वेंसेस थे। पहला तो ये था कि आपका अमाउंट, आपका जो रिजोल्यूशन प्लान है वो टाइम के ऊपर में नहीं आया, तो आपको लिक्विडेशन का सजेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर में वही है कि एनसीएलटी आपको अब क्या ऑर्डर दे रही है, आपको एनसीएलटी ऑर्डर दे रही है कि आपको अब क्या होना चाहिए, तो लिक्विडेट हो जाना चाहिए। सेकंड इज इशू अ पब्लिक अनाउंसमेंट स्टेटिंग दैट द कॉर्पोरेट डेटर इज इन लिक्विडेशन। अब पब्लिक अनाउंसमेंट का ऑर्डर देगी। सेकंड ऑर्डर होगा कि आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है कि आप अपने लिक्विडेशन में हो। रिजोल्यूशन प्लान के मिलने के पहले जब सीआईआरपी स्टार्ट होता है, जब सीआईआरपी स्टार्ट होता था तो ऐसे कंडीशन में आप लोग देखे थे कि हमें पब्लिक अनाउंसमेंट करने होते थे आईआरपी के बनने के बाद 3 दिन के अंदर। तो यहाँ पर भी वही कुछ सीन है। तो हम लोग को जैसे ही लिक्विडेशन का ऑर्डर मिल जाएगा, हमें उसके बाद एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट की दैट कंपनी इज इन द लिक्विडेशन नाउ। एंड नेक्स्ट इज रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सेंट टू द अथॉरिटी। मतलब आप लोग देखे थे कि जो भी ऑर्डर होता है एक आरओसी को एक सबमिट, एक लेटर तो जाता ही जाता है। तो ऐसे ही कोई भी अथॉरिटी होगी तो उन अथॉरिटी को भी कुछ न कुछ हमें ऑर्डर सबमिट करना होगा। तो दैट पॉइंट इज रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सेंट टू द अथॉरिटी विथ विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। तो जिससे कॉर्पोरेट डेटर हमारा रजिस्टर्ड है, उस कॉर्पोरेट डेटर को उस अथॉरिटी को भी, मतलब हमारे उस कॉर्पोरेट डेटर के उस अथॉरिटी को भी एक ऑर्डर पास करना, ऑर्डर सेंड करना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कुछ ऑर्डर्स होंगे। जो ऑर्डर्स कौन किसको सप्लाई करेंगे, कौन किसको भेजेगा, एक एनसीएलटी हमें ऑर्डर दे सकता है इफ द रिजोल्यूशन प्लान इज नॉट सबमिटेड विद इन 180 डेज और एन एक्सटेंडेड पीरियड गिवन बाय द एनसीएलटी टू द। सो अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा केस स्टडी बेस्ड ऊपर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो केस स्टडी बेस्ड है। तो वो स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। तो पहला है विजडम लिमिटेड। तो विजडम लिमिटेड, लिमिटेड लिखा है तो कॉर्पोरेट एंटिटी, एंड तो कॉर्पोरेट एंटिटी है तो ये हमारे कोर्स का पार्ट है और ये इनिशिएट यहाँ पर में हो सकता है। विजडम लिमिटेड कमिट्स अ डिफॉल्ट अगेंस्ट द डेट टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल क्रेडिटर मिस्टर एफ। तो मिस्टर एफ जो है हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर है। यहाँ पर मैं डिटेल बता दिया कि ये फाइनेंशियल है कि कॉर्पोरेट है। तो ये फाइनेंशियल डेटर है हमारा, creditor, sorry. He initiated the corporate insolvency resolution process against the Wisdom Limited as the company defaulted in the payment of financial debt of rupees 2 lakh. तो क्योंकि ये हमारा 2 लाख रुपीज है और 1 लाख रुपीज ये उससे ऊपर है, तो हम लोगों का ये इनिशिएट हो सकता है बाय मिस्टर एफ। आगे बोलता है इन द मीन टाइम मिस्टर एक्स एंड अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर thereof files an application for initiating in corporate insolvency process with the adjudicating authority. तो हमारे पास एक और पर्सन है मिस्टर एक्स, जो कि वो भी एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब वो भी फाइल करना चाहता है सीआईआरपी अगेंस्ट द विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी हमारे यहाँ पर, एनसीएलटी इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस मींस मिस्टर एफ के केस में भी और मिस्टर एक्स के केस में भी, और दोनों के दोनों हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। अब एग्जामिन विद द रेफरेंस टू वैलिडिटी एज टू द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय मिस्टर एक्स। अब क्या मिस्टर एक्स इनिशिएट कर सकता है? अगर मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल अलग से फाइनेंशियल क्रेडिटर है और अब तक के कोई सीआईआरपी प्रोसेस चल नहीं रहा है, तो मिस्टर एक्स इनिशिएट कर सकता है ऑब्वियसली क्या, सीआईआरपी प्रोसेस के लिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिस्टर एफ के थ्रू सीआईआरपी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी कंटिन्यूएंस में है। तो एक बार अगर सीआईआरपी प्रोसेस शुरू होता है तो हम लोग उस कंपनी के ऊपर दोबारा सीआईआरपी प्रोसेस नहीं डाल सकते, ये पहला। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मिस्टर एक्स अभी तक डिफॉल्ट है या नहीं है, मिस्टर एक्स के अगेंस्ट वो अमाउंट डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी हमारे पास क्लियर नहीं है। बस अमाउंट पेंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपील कर सकता है किसके ऊपर, एनसीएलटी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं दो केसेस अपन लोग शो कर सकते हैं। एक तो ये कि मिस्टर एक्स का पेमेंट एप्लीकेशन जाना टू द एनसीएलटी अगेंस्ट द विजडम लिमिटेड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सीआईआरपी प्रोसेस शुरू है विद द एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर एफ। और दूसरा रीजन भी बोल सकते हैं कि अभी तक कि वो डिफॉल्ट है कि नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है, तो हम लोग क्लियर कट आंसर दे नहीं सकते कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। बट मेजर आंसर इज, मेजर पॉइंट इज कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सीआईआरपी शुरू है उसके ऊपर। हाँ, बट मिस्टर एक्स अपील कर सकता है, अपील नहीं कर सकता है, डिमांड कर सकता है विजडम लिमिटेड के ऊपर कि आप हमें हमारा पेमेंट रिफंड करें। ठीक है, हाँ, अगर उसके बाद डिफॉल्ट होता है तो फिर देखा जाएगा। तो वैसे भी मिस्टर एफ जब, अच्छा देखो अपन ने प्रोसेस देखा था, मिस्टर एफ जब फाइल करेगा तो आईआरपी का काम होगा कि सारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं सारे लोगों की लिस्ट मंगाना। तो उसमें मिस्टर एक्स का भी लिस्ट होगा, तो वो अपनी लिस्ट वहाँ पर में सबमिट कर सकता है कि जितना भी अमाउंट है वो मेरा पेंडिंग है, आप उससे रिकवर करके देंगे। तो ये पूरा का पूरा सीआरपी का प्रोसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं मिस्टर एक्स दोबारा फिर से सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को नहीं कर सकता। ठीक है,
तो एक बार आप उसको रिटर्न लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोज गार्डन लिमिटेड। रोज गार्डन लिमिटेड फिर कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो ये कवरेबल है। was incurred continuous losses and its financial position was bad to worse। तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैड से वर्स्ट होता जा रहा है। ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड और ट्रेड क्रेडिटर, तो हमारे पास एक ट्रेड क्रेडिटर है जिसका नाम है ब्लैकस्टोन लिमिटेड। अब ट्रेड क्रेडिटर का नाम आते ही इसका मतलब ये कौन हुआ हमारे लिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर हुआ। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे डिमांड नोटिस का सबमिट करना, बैंक स्टेटमेंट, बैंक जो हमारे बैंक होती हैं उनसे स्केड्यूलिंग लिस्टिंग मंगाना कि क्या क्या रिपोर्ट मंगाना, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी यूजफुल हो जाती है जब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर की। आगे जो ट्रेड क्रेडिटर है मीन्स ऑपरेशनल क्रेडिटर, वो कौन है हमारे लिए, ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड। इशूड नोटिस अंडर 271। अगर 271 की बात हो रही है मतलब वाइंडिंग अप की बात हो रही है, तो कंपनीज एक्ट फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ रोज गार्डन लिमिटेड ऑन द ग्राउंड दैट द रोज गार्डन वाज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए वाइंडिंग अप के प्रोसीजर के थ्रू उसने अपील की है किसको, अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो वाइंडिंग अप किसमें आता है, कंपनीज एक्ट में आता है, आईबीसी में नहीं आता। After some time, Blackstone Private Limited, being an operational creditor, filed a petition before adjudicating authority to initiate insolvency process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। और अब वो चाहता है मीन्स Blackstone मीन्स ऑपरेशनल क्रेडिटर चाहता है कि वो उसी चीज को कन्वर्ट कर दिया और किसमें अपील कर दिया उसने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर आईबीसी के लिए अपील कर दिया। अब डिमांड नोटिस एंड कॉपी ऑफ इनवॉइस वेर नॉट सर्व टू रोज गार्डन लिमिटेड। अब रोज गार्डन लिमिटेड ने रोज गार्डन लिमिटेड के अगेंस्ट उन लोगों ने डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस भी प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि वो अर्लियर वाइंडिंग अप का प्रोसेस तो ऑलरेडी डन हो चुका था। ऑल अदर फॉर्मेलिटीज वर कंप्लाइड विद, बट मेजर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर में कि सारे अदर फॉर्मेलिटीज कंप्लाइड हो चुके थे। सिर्फ डिमांड नोटिस का जो पॉइंट है वो हम लोगों ने फॉलो नहीं किया, बाकी सारे प्रोसीजर फॉलो हो चुके हैं। The adjudicating authority initiated CIRP resolution process by admitting the application। अब उन लोगों ने, अब मेन बात यहाँ पर में ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया, भले ही डिमांड नोटिस को और कॉपी ऑफ इनवॉइस को सबमिट नहीं किया था, जो कि हम लोगों ने बात की थी कि वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे आफ्टर कंप्लाइंग रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इशूड मोरेटोरियम। अब मोरेटोरियम भी इशू कर दिया गया। आगे बीइंग एग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, रोज गार्डन लिमिटेड फाइल्ड एन अपील टू द NCLAT। तो क्या वो अपील कर सकता है, तो ऑब्वियसली यस अपील कर सकता है, ये बोल करके कि हम लोगों का जो अमाउंट है, सॉरी हमारे पास डिमांड नोटिस तो अभी तक आए नहीं, तो आप हमारा आईबीसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये अपील तो NCLAT के पास जा सकता है। अब डिटरमाइन विल द कंपनी सक्सीड इन इट्स अपील, यस। तो कंपनी मीन्स रोज गार्डन लिमिटेड अपील के लिए जा सकती है, क्योंकि उसे डिमांड नोटिस आया ही नहीं, तो वो आईबीसी में जाना इतना इजीली पॉसिबल नहीं था। तो जब अपन लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9 की, जो ओसी से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर में डिमांड नोटिस का सबमिट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर में डिमांड नोटिस हमारे पास में आया नहीं, हमारे पास 10 डेज का जो टाइम पीरियड मिलता है वो भी हमें मिला नहीं, तो हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक राइट है कि हम लोग अपील कर सकते हैं किसके पास, NCLAT के पास। तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर होगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 11 नहीं देखते क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन अपन कवर नहीं कर सकते, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। XY Limited filed a petition under insolvency IBC with NCLT against DF Limited and the petition was admitted. There were only 3 financial creditors। तो हमारे पास एक XY Limited है जो डिफॉल्टी है, और अगेंस्ट DF Limited है जो कि हमारा कॉर्पोरेट डेटर है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। XY Limited is a debtor creditor and DF Limited is a corporate debtor। was filed a petition, petition आया, और यहाँ पर में XY Limited के साथ 2 अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। तो हमारे पास इस कंपनी के अगेंस्ट सिर्फ 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जिसके अंदर एक XY Limited खुद फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस द कॉर्पोरेट डेटर सेटल्ड द क्लेम ऑफ ऑल द 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। देखो अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया जो कि अगेंस्ट में जा रहा है शायद। हाँ देखो, हमारे पास 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे, इसके पास DF लिमिटेड के पास सिर्फ 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे। उसमें से एक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर था XY लिमिटेड, उसने पिटीशन फाइल किया किसके अगेंस्ट, DF लिमिटेड के अगेंस्ट, क्योंकि वो डिफॉल्ट हुआ था और उसने पेमेंट नहीं किया था। और अब यहाँ बोला जा रहा है कि जब CIRP शुरू था तब उसी बीच में DF लिमिटेड ने अपनी जो लायबिलिटीज थी तीनों क्रेडिटर्स के ऊपर की, वो हम लोगों ने पे कर दी, रातों रात पे कर दी। Whether such settlement agreement could be termed as valid resolution plan।
तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि ये रिजोल्यूशन प्लान जो बनाया गया किसके थ्रू, आपस में अपने आप में ही कंपनी ने, कॉर्पोरेट डायरेक्टर ने अपने आप ही रिजोल्यूशन प्लान बनाया। रिजोल्यूशन प्लान के थ्रू लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी लायबिलिटीज को पे कर देते हैं, तो क्या ये वैलिड है या नहीं है? तो ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजोल्यूशन प्लान बनाने का राइट जो होता है वो एप्लीकेंट के पास होगा। अपन लोगों ने देखा था कि ये पूरा प्रोसेस था कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हम लोगों को CIM सबमिट करेगा एप्लीकेंट को। अब एप्लीकेंट के पास जो CIM आता है और कुछ डेटाज होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग रिजोल्यूशन प्लान बनाएंगे जो कि सर्कुलेट होगा वाया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू COC में पास होगा, एंड देन वो NCLT एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, NCLT डिसाइड करेगी। तो ये लंबा प्रोसेस था जो कि हम लोगों ने खुद ही कंप्लीट कर लिया। तो क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। Also discuss whether a financial creditor in respect of whom there is a no default can file an application before adjudicating authority. Obviously not. ये फिर सिंपल सा टॉपिक आ गया, क्या ऐसा पर्सन जिसका अमाउंट डिफॉल्ट नहीं हुआ है वो भी अपील कर सकता है? तो नहीं, तो वो सिंगली और जॉइंटली कैसे भी अपील नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट डिफॉल्ट नहीं हुआ। जब तक डिफॉल्ट नहीं होगा तब तक वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 13 भी ठीक है, चलो देख लेते हैं। The financial creditor, Mr. Raman, was an investor and debenture holder of optionally convertible debenture bond payable on maturity was issued by the Messrs Asset Limited. The zero interest OCD bond amounted to rupees 2 crore, matured in 2016. The liability to redeem the debenture on maturity along with a redemption premium lay on the debtors. Debtor means corporate debtor के ऊपर में liability आ गई क्योंकि वो डिबेंचर का redemption का डेट आ चुका है और वो अमाउंट है, हो सकता है कि 2 करोड़ के आसपास का, और which was not made, जो अभी तक मेड नहीं किया गया, मींस डिफॉल्ट हो चुका है। Mr. Raman filed the corporate CIRP before the NCLT, advised in the light of the given fact the following situation। पहला, अच्छा देखो सिचुएशन क्या थी कि मिस्टर रमन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है एक इन्वेस्टर था जो डिबेंचर होल्डर ऑप्शन बॉन्ड में इन्वेस्टर था। वो अमाउंट अब मैच्योर हो चुका है, रिडीमेबल हो चुका है और उसको प्रीमियम के साथ रिडीमेबल होने वाला है, और जो अमाउंट अभी तक के पेबल पे नहीं हुआ, पेबल हो गया लेकिन पेड नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन पे हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये दिस टाइप ऑफ पर्सन इज लेबल फॉर फाइलिंग, स्टेट वेदर रमन इज एलिजिबल फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन। क्या वो एलिजिबल है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर तो है। और फाइनेंशियल क्रेडिटर क्यों है? डू द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पेबल ऑन मैच्योरिटी डेटा अमाउंट टू डेट। तो ऑब्वियसली यस, डिवेंचर पेबल, तो पेबल कुछ भी हो, कैसा भी पेबल हो, वो पेबल अगर है तो वो हमारा क्रेडिटर। सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से डिवेंचर अगर इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है, सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से हम लोगों का जो भी अमाउंट होगा, इंटरेस्ट भी अगर पेबल है, डिवेंचर भी अगर पेबल है, रिडेम्पशन के समय में वो पेबल हो गया, मैच्योरिटी के समय वो पेबल हो गया, तो वो हमारा सेक्शन 5 के हिसाब से की बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, हमारा लायबिलिटी मानी जाएगी। और ऐसे कंडीशन पे रमन भी हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। तो दोनों के आंसर यस है। स्टेट वेदर मिस्टर रमन इज एलिजिबल। यस, ही इज एलिजिबल बिकॉज टू द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पेबल ऑन द मैच्योरिटी डेट अमाउंट टू डेप्ट, ये वो हमारा डेप्ट माना जाएगा, और डेप्ट माना जाएगा वो मिस्टर रमन के कंसिडरेशन में था, और इसलिए मिस्टर रमन भी हमारा कौन माना जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। और क्योंकि वो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो वो इनिशिएट कर सकता है CIRP प्रोसेस। ओके, तो ये सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट बैंक लिमिटेड। ये भी इजी है बट अपन इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर में एक बैंक इन्वॉल्व है। तो बेस्ट बैंक लिमिटेड, तो स्टार्टिंग में अपन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कि जो भी बैंक होगा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता, IBC एप्लीकेबल नहीं होता। बट यहाँ पर में बेस्ट बैंक लिमिटेड इज ए क्रेडिटर नॉट ए डेटर। अगर वो बेस्ट बैंक लिमिटेड हमारे क्रेडिटर होंगे, ठीक है, तो अगर वो हमारे क्रेडिटर होंगे तो ऐसे कंडीशन पे IBC हमारा एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ पर में क्योंकि हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर है बेस्ट बैंक लिमिटेड, तो हम लोगों का ये इनिशिएट हो सकता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, a financial creditor sent a demand notice for a claim
of rupees 10.2 crore on XYZ Limited, a corporate debtor, on 6 February 2018. 6 फरवरी 2018 को फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो हमारा बेस्ट बैंक लिमिटेड, उसने XYZ लिमिटेड को एक नोटिस भेजा, डिमांड नोटिस भेजा, कितने का, तो 10.2 करोड़ का, ठीक है। तो जो भी डेट थी उस डेट पे भेजा। When the petition was filed before NCLT under Insolvency and Bankruptcy Code 2016, Best Bank Limited claimed that XYZ Limited has defaulted 29.8 crore। ओके, इशू क्या था? 10.2 करोड़ का जो हम लोगों ने डिमांड नोटिस भेजा, किसको भेजा? फाइनेंशियल क्रेडिटर को भेजा। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने किसको भेजा? XYZ लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर को भेजा। अब कॉर्पोरेट डेटर को भेजने के बाद शायद उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, इसलिए बेस्ट बैंक लिमिटेड अब क्या चाहता है कि वो IBC के अंदर में आ जाए। और IBC में जब उसने एप्लीकेशन फाइल की तब वो कितने का अमाउंट क्लेम किया? उसने 29.8 करोड़ का, ठीक है। अब XYZ लिमिटेड यही डिमांड करेगा कि हम लोगों को डिमांड भेजा गया वो कितने का था? 10.2 करोड़ का था, और अब आपके पास जो नोटिस आ रही है, एप्लीकेशन फाइल किया गया है, वो कितने का आ रहा है? 29.8 करोड़ का आ रहा है। तो दोनों में वेरिएशंस हैं, इसलिए वो इस एप्लीकेशन फाइल को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए वो अपील करना चाहता है किसके पास? NCLAT के पास, ठीक है। तो क्या NCLAT के पास XYZ लिमिटेड ऐसा डिमांड कर सकता है, अपील कर सकता है? क्या वो फाइल एक्सेप्टेबल होगी? तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि अपील क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि XYZ लिमिटेड का डिफॉल्ट हुआ है, ये तो फिक्स, और वो अमाउंट ऑब्वियसली 1 लाख या उससे ऊपर का तो है, इसीलिए वो एप्लीकेशन फाइल होना XYZ लिमिटेड के अगेंस्ट इज क्वाइट क्लियरली इट इज पॉसिबल। अब क्योंकि ये पॉसिबल था तो बेस्ट बैंक लिमिटेड ने फाइल कर दिया। अब यहाँ पर में 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ ये है, हो सकता है कि जब डिमांड नोटिस भेजा गया तब वो 10.2 करोड़ ही होगा, बाद में वो इंक्रीज हो गया होगा, ये भी पॉसिबल है। और मेन बात तो ये भी है कि जो भी अमाउंट है, एक्चुअल में अमाउंट है कितना, वो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी IRP की हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट बैंक लिमिटेड ने जितना अमाउंट प्रेजेंट किया है वो सारा का सारा एप्लीकेबल हो जाए, सैंक्शन हो जाए। तो ये सारा काम होगा CIRP के अंदर में IRP का। तो मैटर ऑफ द फैक्ट जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे IRP। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट कर देना इज़ नॉट पॉसिबल, और ये अपील इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्यों? तो एक शॉर्ट रीज़न क्या था? एक रीज़न यही है कि हम लोगों का जो IRP होगा वो डिसाइड करेगा, COC मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा अमाउंट कितना एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मतलब मीटिंग करने के पहले, COC के बनने के पहले डिसाइड किया जाएगा IRP के थ्रू। तो ये काम IRP का है, तो इसलिए NCLT इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड दैट कि आपने डिमांड का नोटिस कुछ और अमाउंट से भेजा और हमें एप्लीकेशन किसी और अमाउंट से भेजना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब इसके बाद देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर इज क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर एक्स इन लिeu ऑफ ज्वेलरी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स, अलग क्वेश्चन है, मींस मिस्टर एक्स इन लिeu ऑफ ज्वेलरी ऑफ हिज वाइफ, मिस्टर एक्स ने अपने वाइफ की ज्वेलरी के बेस पे एक लोन लिया, जिस लोन का अमाउंट था 5 लाख रुपीस का, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर वाई, और हु रन्स अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन, ठीक है। मिस्टर वाई लोन प्रोवाइड करता है और उसने ज्वेलरी को सिक्योरिटी में रख के 5 लाख रुपए का लोन लिया। मिस्टर एक्स आफ्टर अ ईयर मेड द पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड सेड टू रिटर्न हिज ज्वेलरी। अब उसने अमाउंट टाइम पे कर दिया, अब उसके बिहाफ में जो ज्वेलरी रखी थी सिक्योरिटी में वो डिमांड कर रहा है, जो ज्वेलरी का अमाउंट था 10 लाख रुपीस का। ड्यूरिंग द पीरियड मिस्टर वाई बिकम इंसॉल्वेंट ड्यू टू द लॉस इन द बिजनेस एंड वाज डिक्लेयर्ड लिक्विडेट। और अब वो इंसॉल्वेंट हो गया और लिक्विडेट का डिक्लेरेशन आ गया। The liquidator was appointed and formed the liquidation estate for recovery of debt of the to the creditors। अब लिक्विडेशन स्टेट बनाया गया। तो यहाँ पर मैं केस यहीं पर क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाता है कि क्या है क्वेश्चन। अब क्योंकि वो लिक्विडेशन में आ गया, लिक्विडेशन में आने के कारण क्या हो रहा है कि लिक्विडेशन स्टेट बनाया जाएगा लिक्विडेटर के थ्रू। लिक्विडेशन स्टेट मतलब होता है कि जितने भी एसेट्स उस कंपनी के होंगे जो लिक्विडेशन में जा रही है, उनको एक जगह स्टोर किया जाएगा और देखा जाएगा कि हमारे पास कितना अमाउंट होगा कि हम लोग अपनी लायबिलिटीज को पे आउट कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन बस यही अराइज हो रहा है कि क्या उस टोटल एसेट्स में मिस्टर एक्स की जो ज्वेलरी रखी हुई है वो भी इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैटर इसलिए क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने मोरेटोरियम पीरियड के भी सिचुएशन को देखा था कि हम लोगों की थर्ड पार्टी आकर के डिमांड नहीं कर सकती कोई भी एसेट हो, ठीक है। अपन लोगों ने मोरेटोरियम पीरियड में देखा था कि कोई लीसर भी हमारे पास, लेसर जो हमारे पास एसेट रखा होगा और लेसन पीरियड भी खत्म हो चुका होगा तो अपना एसेट अपने पास से लेकर के नहीं जा सकता। तो वो मोरेटोरियम पीरियड था, यहाँ पर मैं मोरेटोरियम पीरियड नहीं आ रहा है, इसलिए
यहाँ पर लिक्विडेशन स्टेट में मिस्टर एक्स की ज्वेलरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जो लिक्विडेशन स्टेट में कवर अप नहीं होंगे, तो उनमें थर्ड पार्टी के एसेट्स यहाँ पर कवर नहीं होते। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स इज अ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ मिस्टर वाइज बिजनेस। तो मिस्टर वाई बिजनेस में मिस्टर एक्स की जो ज्वेलरी थी वो एक थर्ड पार्टी केस थी, थर्ड पार्टी एसेट थी, तो यहाँ पर में लिक्विडेशन स्टेट में वो कवर नहीं होगा। इसीलिए अब क्वेश्चन क्या था, एडवाइस द राइट अवेलेबल विथ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास क्या राइट अवेलेबल है, तो अवेलेबल है, मिस्टर एक्स के पास राइट अवेलेबल होगा कि वो अपने एसेट को डिमांड कर सकता है, क्योंकि वो एसेट लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट is Mr. Atul was appointed for insolvency resolution professional for XYZ Limited। तो XYZ Limited लिक्विडेशन में जा रही थी, सॉरी इंसॉल्वेंसी में जा रही थी, तो उसके लिए मिस्टर अतुल को अपॉइंट किया गया। एन एप्लीकेशन टू रिप्लेस द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वाज फाइल्ड बाय बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय सम फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो अपन लोग ये भी देखे थे कि IRP के जगह RP ला सकते हैं और RP को भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है फाइनेंशियल क्रेडिटर के थ्रू टू द NCLT। The financial creditor proposed to appoint Mr. K as the insolvency resolution professional instead of Mr. Atul। अब मिस्टर अतुल के जगह मतलब मिस्टर के को अपॉइंट करना चाहते हैं, रेफरिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। अब हमें बताना है कि रिलेवेंट प्रोविजन के हिसाब से कि क्या प्रोविजंस बताने हैं। डिसाइड वेदर मिस्टर अतुल कैन बी रिप्लेस्ड एंड इफ सो स्टेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू अपॉइंट एन अदर IRP। देखो ये भी सिंपल है, आप इसको रेड कर लेना, बट मैं ऊपर ऊपर बता दूं कि IRP की जगह RP को लाना या RP की जगह नए RP को लाना, कुछ भी हो तो हम लोगों को IBBI का अप्रूवल लेना होगा। तो जो NCLT होगी पहले बोर्ड को सजेस्ट करेगी कि आप हमें अपना नाम सजेस्ट करो कि कौन होगा, तो यहाँ पर सजेशन तो हो चुका है, बट अगर सजेशन नहीं दिया होता तो उन लोगों को 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपके पास 10 डेज का टाइम है, आप हमें 10 डेज में सजेस्ट करो कि आपके कौन नया पर्सन होने वाला है। तो 10 डेज के अंदर वो मिस्टर के को अपॉइंट सजेशन करके बताएंगे। अब 10 डेज के सजेशन के बाद वो अप्रूवल लेंगे किससे, IBBS में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूवल किससे लेगी, तो IBBS से अप्रूवल लेगी। अब IBBS से अप्रूवल लेने के बाद वो सैंक्शन हो जाएगा, तो मिस्टर के विल बी अलाउड एज टू बी एक्ट एज एन RP। ठीक है, तो यहाँ पर मैं RP के जैसे एक्ट कर सकता है, बट इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो प्रोसीजर है एक बार आप उसको रीड कर लेना, ताकि अपन लीगली जो भी वर्ड्स होते हैं उनके बेसिस पे प्रेजेंट कर सकें अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेंशनल रबर लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ मटेरियल। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने का। कंटेंशनल रबर लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू स्मूथ लेटेक्स लिमिटेड। तो स्मूथ लेटेक्स, अब ये हो गया हमारा सप्लायर रॉ मटेरियल का, इट मींस आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर यहाँ पर। ठीक है, इट फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर द NCLT फॉर द रिकवरी ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम स्मूथ लेटेक्स लिमिटेड। इट फाइल्ड अ पिटिशन, तो अमाउंट था 10 लाख रुपीज का, जो कि 1 लाख या उससे ऊपर है, तो ये इनिशिएबल है। स्मूथ लेटेक्स लिमिटेड जो कि हमारे डिफॉल्टर है, मींस कॉर्पोरेट डेटर है, हैज अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर to the extent of 1,50 lakh rupees and they also joined together and filed petition NCLT। कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी थे हमारे पास, कुछ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी थे हमारे पास, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने और ये दोनों ने मिलकर पिटिशन फाइल की टू द NCLT। द कॉर्पोरेट डेटर हैज अ टोटल 40 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड 2 OC। Further, all the financial creditors and are having equal voting rights and shares। कॉमन चीजें हैं। नोटिस वाज इशूड ऑन 1 अगस्त 2018। नोटिस कब दी गई है, 1 अगस्त 2018 को दी गई है, फॉर द कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 5 अगस्त 2018 एट ए कॉमन वेन्यू। तो नोटिस जो था 1 अगस्त को दिया गया फर्स्ट मीटिंग होने की, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग कब हुई, हेल्ड ऑन 5 अगस्त 2018 को, 5 अगस्त 2018 को मीटिंग हुई। देखो अपन लोग बात करते हैं कि मीटिंग कितने दिन के अंदर जानी चाहिए, 7 दिन के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, आगे the meeting was attended by all 40 financial creditor and 2 operational creditor। अब अपने मीटिंग की बात जब भी आती है तो कोरम भी इंपॉर्टेंट होता है, कोरम में 33% इन्वॉल्व होने चाहिए, और यहाँ पर तो सारे के सारे ही, क्योंकि 40 FC है और 2 OCs है और सारे के सारे तो बैठ ही गए, मतलब कोरम के ऊपर तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 100% अटेंडेंस तो हो चुका है। 2 लोगों की बात करी जाए तो FC और OC की बात करी जाए तो। आगे, रिजोल्यूशन वॉज पास्ड
टू अपॉइंट मिस्टर टीके एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब नए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात हो रही है और यहाँ पर मिस्टर टीके को लाना चाहते हैं। 25 ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर वोटेड इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एंड 10 वोटेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। अब जो 25 एफसीज हैं इन फेवर में वोट किए और 10 जो है अगेंस्ट में वोट दिए, और 5 फाइनेंशियल क्रेडिटर और 2 ओसी ने वोट दिया ही नहीं। डिसाइड वेदर द रिजोल्यूशन पास इज वैलिड। अब हमें बताना है कि क्या ये रिजोल्यूशन जो पास हुआ वो वैलिड था या नहीं था। देखो रिजोल्यूशन पास होना हम लोग को पता है कि सारे केसेस में 66% चाहिए, कुछ कुछ केसेस को छोड़ करके, तो यहाँ पर भी कितना चाहिए 66%। अब ये एक छोटा सा मैं ट्विस्ट डालूं कि अगर ये फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी होता तो यहाँ पर हमें 75% चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन में एग्जाम में हल्का सा माइनर चेंज के साथ भी क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो अपन लोग 66% के हिसाब से आंसर देंगे, बट अगर ये क्वेश्चन में फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी की बात आ जाती है तो हम लोगों को तो हमें अभी भी 66% ही चाहिए, लेकिन अगर हम लोग को एक्सटेंशन चाहिए होता है तो 75% चाहिएगा फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर में अपन लोगों को चाहिए 66% रिजोल्यूशन, तो हम लोग को बस ये देखना है कि रिजोल्यूशन 66% है कि नहीं। तो जब हम लोग रिजोल्यूशन देखना होता है तो हम लोग दो चीज़ को देखते हैं, एक कि मेजॉरिटी लोगों ने फेवर में दिया होगा और दूसरा कि 66% ऑफ वॉल्यूम हो जाना चाहिए, वैल्यू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर में कितने लोगों ने दिया, मेजॉरिटी लोगों ने दिया है, 40 में से 25 लोगों ने दिया, तो मेजर तो है। अब दूसरा देखना है कि क्या 66% इन्वॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अब 66% आउट ऑफ किस में देखना है, 40 या जितने लोग प्रेजेंट होकर वोट दिए हैं उन लोगों में। तो हम लोग को देखना होता है प्रेजेंटेड एंड वोटेड। तो प्रेजेंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वोटेड, कितने लोगों ने वोट दिया। तो देखो आउट ऑफ 40 5 लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो कितने लोगों ने वोट दिया, 35 लोगों ने वोट दिया। तो हम लोग को 25 का परसेंटेज निकालना है इन द टोटल 35 फ्रॉम द टोटल 35 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 लोगों ने वोट दिया, तो हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि क्या परसेंटेज होगा। तो 71 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज आ रहा है, तो 71 दैट इज मोर देन 66%। तो क्योंकि ये 66% से ऊपर जा रहा है, अब हम लोगों को ये ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम लोग का रिजोल्यूशन 66% को क्रॉस कर गया, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो आर जो टी के है हमारा आरपी बनने के लिए क्या अप्रूवल मिल गया उसे, तो अप्रूवल सीओसी तो अप्रूवल मिल चुका है। ओके, ये कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम लोग को 25 जो परसेंटेज चाहिए 66% वो कितने मेंबर से चाहिए, तो प्रेजेंटेड एंड वोटेड चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम लोग 66% कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को दो चीज़ का ध्यान देना होगा कि एक मेजोरिटी लोग होने चाहिए और दूसरा कि 66% इन्वॉल्व होने चाहिए, 66% कवर अप होने चाहिए, और 66% का जो कैलकुलेशन होगा वो किस पे बेस्ड होगा, टोटल मेंबर्स प्रेजेंटेड एंड वोटेड। ठीक है, एक बार उसका कैलकुलेशन आप देख लेना। अच्छा, इसमें और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, जैसे कि मीटिंग का नोट लॉ के हिसाब से क्या था कि मीटिंग कब होनी चाहिए, 7 दिन के अंदर होनी चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, 66% होना चाहिए। कंक्लूजन में भी वही दिखाया गया कि सारे लोग अटेंडेड थे और 40% था, तो कोरम तो फुलफिल हुआ ही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 60% भी हो चुका, देखो 71 पॉइंट समथिंग परसेंट आया है और 35 के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया। तो आप एक बार इसको कवर सॉल्व कर लेना, तब फिर थोड़ा सा ईजी होगा। ठीक, नोटिस किसको दी जाती है, नोटिस अपन लोग देखे थे कि 3 टाइप के पर्सन्स को नोटिस दी जाती है। एक किसको नोटिस दी जाती है, एक तो सारे मेंबर्स को, मींस सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। दूसरा किसको दी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी जाती है। और तीसरा किसको दी जाती है, उसी को दी जाती है जिन लोगों का 10% टोटल वैल्यू, टोटल डेप्ट के 10% से ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी, उन ओसी को भी हम लोगों को नोटिस दिया जाना कंपलसरी है। ठीक है, अब अटेंड करने के लिए कोरम देखते हैं, तो कोरम किसका देखते हैं, तो कोरम सिर्फ अपन मेंबर्स का देखते हैं। 33% जो कोरम होगा वो सिर्फ मेंबर्स का होगा। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नीचे डिटेल में दी हुई है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। Mr. X, a resolution professional in a liquidation process, on an examination of sale of property of corporate debtor, finds that a transaction was made by the corporate debtor if to his relative within 6 months preceding the insolvency statement। तो देखो रिलेटिव के ऊपर है, तो ये इजी क्वेश्चन लग रहा है, आप इसको ऊपर रेड कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड हु इज अ फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर। ओके, ये इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा
बाहर वाला क्वेश्चन लग रहा है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्वेश्चन आया हमारा इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड हु इज अ फॉरेन ट्रेड ट्रेडर having its office in Hong Kong wanted to file a petition under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. On default of the debtor in India, it moved a petition under Section 9 of the code seeking commencement of insolvency process. The foreign company was not having any office or bank account in India. ठीक, तो ये एक नया मैटर आ गया। अब बोल रहे हैं कि फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है इंडिया में, जो फॉरेन कंपनी है, लेकिन उसका कोई ऑफिस जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ हमारा कोई बैंक अकाउंट भी इंडिया में नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस इट कुड नॉट सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओके as required under the code. Whether the petition is permissible under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016? Yes. अब देखो क्वेश्चन क्या था कि ये हमारा ट्रेड क्रेडिटर है पहला। अब ट्रेड क्रेडिटर होने के साथ साथ इसे डिमांड नोटिस भेजना होता है, और कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नोटिस के साथ साथ देना होता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हमारे पास इंडिया में कोई बैंक अकाउंट नहीं है और कोई ऑफिस भी नहीं है, तो क्योंकि बैंक अकाउंट भी नहीं है और कोई हमारा कोई पर्सनल ऑफिस भी नहीं है इंडिया के अंदर, तो हम लोग के पास पॉसिबल नहीं है कि सर्टिफिकेट हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मंगा सके, और इसीलिए हम लोग अब प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि कोड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मीन्स आईबीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये हमारा पिटीशन परमिसिबल है या नहीं है, वो हमें बताना है। तो आप लोगों को क्या लगता है, बेसिक जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि जो सीक्वेंस होना चाहिए उसके अंदर होना चाहिए, बट मेन पॉइंट ये है कि जब हम लोग बात करते हैं तो इफ रिक्वायर्ड, जब क्वेश्चन में इफ रिक्वायर्ड इफ पॉसिबल, तो हम लोग का देखो क्या होता है कि जब भी हमारे सेशन में लिखा होगा, अगर लीगली ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, अगर मेन पॉइंट देखा जाए कि अगर हमारे लिए लीगली पॉसिबल ही नहीं है उन चीज़ों को प्रेजेंट करना, तो हम लोग वो प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लोग वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए हमारे लॉ में भी ऐसे लिखा हुआ है कि इफ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल हुआ तो हमें प्रेजेंट करना मस्ट है, बट वो पॉसिबल ही नहीं है तो हमें प्रेजेंट करना मस्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर भी वही रीज़न आ रहा है, क्योंकि हमारा कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में और हमारा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारा कोई सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी हमारे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न है हमारे पास कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्यों प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो पिटीशन एक्सेप्टेबल है। So yes, on the ground that we are not capable of presenting this documentation because we are not having any office in India or bank account in India. So that's why ये हमारा petition permissible होगा। Okay, so अब एक बार read कर लेंगे। मैं जो बताना था, हाँ देखो ये जो पॉइंट था वो इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, if available, ठीक, if possible की जगह क्या बोलेंगे अपन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, if available। तो अगर अवेलेबल है तो पॉसिबल है तो हम लोग प्रेजेंट करेंगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, देखो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट थे तो हमारे सीक्वेंस वाइज क्या था, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं किसको, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, the resolution professional, without convening a meeting of the committee of creditors, submitted the resolution plan to an adjudicating authority। देखो क्वेश्चन आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अब क्या मिस्टेक होगी। सीओसी को बिना जमा किए उन लोगों ने आगे प्रोसीड कर दिया और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को शो कर दिया। क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो ये वैलिड नहीं है, सिंपल सिर्फ एक ही रीजन कि वो उस लोगों ने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। प्रोसेस को फॉलो में सबसे बड़ा मेजर प्रोसेस तो ये होता है कि सीओसी का हमें अप्रूवल चाहिए। सीओसी में 66% का अप्रूवल होना चाहिए, जब तक वो अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पास नहीं कर सकते, बट यहाँ पर पास कर दिया गया तो ये वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ओके, तो वैसे देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्धि प्राइवेट लिमिटेड इज डिक्लेयरिंग एज ए डिफॉल्टर अगेंस्ट शुभम कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर भी एक बैंक लिमिटेड आ गया। वैसे तो आप इसको रीड कर लेना, लेकिन मैं ऊपर को बता दूं कि फाइनेंशियल डेप्ट हमारा 10 करोड़ के ऊपर था। तो देखो ये कोऑपरेटिव बैंक है, तो कोऑपरेटिव बैंक को अब क्या करना पड़ेगा, तो आरबीआई से थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें अगर कन्वर्ट होती है, परमिशन मिल जाती है, तो कुछ थोड़े बहुत परमिशन के साथ, फॉर्मेलिटीज के साथ वो अब ये इनिशिएट कर सकते हैं सीआईआरपी के प्रोसेस को आईबीसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, Mr. Naman was a resolution professional for
द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर PQR लिमिटेड। तो हमारा कॉर्पोरेट डेटर, देखो नाम से यहाँ क्लियर हो चुके हैं हम लोग, ये दो पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पे, कॉर्पोरेट डेटर जो कि PQR लिमिटेड है, और दूसरा मिस्टर नमन जो कि एक प्रोफेशनल है, सॉरी RP है। यहाँ पर में हमारा RP कौन है? मिस्टर नमन। तो CIRP में हमारी कॉर्पोरेट एंटिटी थी कौन सी? PQR लिमिटेड, और उनके RP कौन थे अभी तक के? मिस्टर नमन। However, attempt to resolve the insolvency of PQR Private Limited failed. अब हुआ ये कि PQR Limited का जो रिजोल्यूशन प्लान था वो फेल हो चुका, ठीक है, प्रेजेंट करने में पूरा का प्रोसेस जो हुआ वो क्या हुआ? फेल हो गया। एन ऑर्डर for liquidation of PQR Private Limited was passed in the NCLT. An order for liquidation of PQR Limited was passed by the NCLT. तो जो ऑर्डर था लिक्विडेशन का वो पास कर दिया गया PQR लिमिटेड के लिए। अच्छा, अपन को एक प्रोसेस पता है, अब शायद पता है, अब एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि हम लोग के जो RP होते हैं, जो CIRP के प्रोसेस के समय में जो हमारे RP होते हैं वही कन्वर्ट होकर के लिक्विडेटर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हु पास्ड बाय द NCLT मिस्टर नमन एज एक्टेड एज ए लिक्विडेटर। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हम लोगों का जो RP था वही हमारा अब लिक्विडेशन के समय में मिस्टर नमन को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया, क्योंकि हम द रिजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द मिस्टर रमन वाज रिजेक्टेड फॉर द फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो जो RP प्रेजेंट किया गया था वो किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो फेल हो चुका। बोर्ड रिकमेंडेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मिस्टर नमन। अब बोर्ड चाहती है कि वो जो लिक्विडेटर जो RP था वो लिक्विडेटर बन गया, अब वो हम लोग उसे अपॉइंट नहीं रखना चाहते। व्हाट स्टेप मे बी टेकन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन अदर लिक्विडेटर अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द चार्ज ऑफ फीस फॉर द। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया कि क्या ये पॉसिबल है, तो हम लोग को क्लियर कट पता चल रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इट इज पॉसिबल टू चेंज द लिक्विडेटर, तो यस इट इज इजीली पॉसिबल फॉर द कंपनी, फॉर द एप्लीकेंट टू, फॉर द COC टू कन्वर्ट एंड लिक्विडेटर, मतलब चेंज एंड लिक्विडेटर। तो हम लोग यहाँ पर मिस्टर नमन को चेंज कर सकते हैं। देखो दो ग्राउंड होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपने लिक्विडेटर को चेंज कर सकते हैं। पहला ग्राउंड तो ये कि हम लोग का रिजोल्यूशन प्लान फेल हो चुका होगा, CIRP प्रोसेस जो है वो फेल हो गया होगा, और वो फेल हो गया, और तो हो सकता है कि लिक्विडेशन का काम भी सही तरीके से ना कर पाए, इसीलिए हम लोग उस कंडीशन पे चेंज कर सकते हैं। और दूसरा प्लस हो जाना चाहिए कि हम लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपील करें कि हम लोगों को नया लिक्विडेटर चाहिए। तो यहाँ पर में दोनों चीज़ें सक्सेस हो रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं कि वो एक तो रिजेक्ट हो चुका था हमारा रिजर्वेशन प्लान, और दूसरा कि हम लोगों के बोर्ड ने भी रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट की है। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग चेंज तो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर में फिर वही प्रोसेस आ गया कि हम लोग एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी से डिमांड करेंगे, जो कि कर चुके हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिमांड करेगा तो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी अब प्रेजेंट करेंगे अपना ऑर्डर कि आप हम लोग हमारे पास एक सजेशन भेजो कि कौन पर्सन होना चाहिए आपका, और उसके लिए आपके पास 10 डेज का टाइम मिलेगा। अब 10 दिन के अंदर आपके पास टाइम है कि आप उसको अपील कर सकते हो। सॉरी, अपील नहीं मीन्स आपके पास एक टाइम लिमिट है 10 दिन का, जिसके अंदर आप एक नाम सजेस्ट कर सकते हो। आपने एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को नाम सजेस्ट करना है 10 डेज के अंदर मीन्स बोर्ड को। अब 10 डेज के अंदर जो नाम सजेस्ट किया गया है उस नाम के बेसिस पे अब वो अप्रूवल लेना होगा किससे? IBBI से, क्योंकि नए पर्सन की बात हो रही है। तो IBBI से अप्रूवल लेने के बाद एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी सैंक्शन कर देगी कि वो उस पर्सन को लिक्विडेटर मानना है या नहीं मानना है। तो ये प्रोसेस होगा जो कि प्रोसेस इसके अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ये था। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, चाहे वो थ्योरी के हों या केस स्टडी के बेस हों। तो होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा या जिस क्वेश्चन को आप लोगों ने स्किप कर दिया है तो आप उसके बारे में सारे डिटेल मुझसे ले सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते। नेक्स्ट वीडियो, अच्छा इसके बाद का जो वीडियो होगा वो मैं बाइंडिंग अप के ऊपर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये बाइंडिंग अप कहीं ना कहीं IBC से रिलेटेड होगा। तो IBC और बाइंडिंग अप थोड़े बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे, तो इसके बाद उस चैप्टर को समझना थोड़ा इजी होगा, इसलिए उस चैप्टर को मैं इसके बाद डालूंगा, और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे जो सेक्शन वाइज अपन उसको खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।